Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today's lecture number 7 for the course of Reinforced Concrete Design 2. This course is generally for BSc Civil Engineering. I myself engineer Dr. Mohammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today's lecture number 7 and week number 7. So these are your reference textbooks for this course. इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास डिज़ाइन ऑफ reinforced concrete structure से relevant कोई और बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं. So in our today's class we are going to continue our topic on the foundations. In reinforced concrete design 1 we have already discussed types of foundations, types of footings also. उसके अंदर हमने isolated single column footing as a square and isolated single rectangular column footing भी हमने डिज़ाइन किए थे. उसके बाद हमने combined footing को डिज़ाइन किया था. आज उसी एरिया को हम मज़ीद कंटिन्यू करते हैं. अगर आपको कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के हिसाब से ऑलरेडी आपके पास पुराने लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो उसमें से आप थोड़ा सा फाउंडेशंस को रिपीट कर लें, रिवाइज कर लें. आज जो है वो मज़ीद हम आगे कंटिन्यू टॉपिक करते हैं. उसमें जो रिमेनिंग जो टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस हैं या फुटिंग्स हैं उनको हमने डिस्कस करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्ट्रिप और स्ट्रैप फुटिंग. स्ट्रिप और स्ट्रैप फुटिंग बेसिकली वो टाइप है फाउंडेशन का जिसके अंदर जब आप कंबाइंड फुटिंग के हिसाब से डिज़ाइन करते हो तो कंबाइंड फुटिंग में दो कॉलम्स या जो है वो दो कॉलम्स के लिए हम एक ही फुटिंग या एक ही पैड प्रोवाइड करते हैं. लेकिन जो स्ट्रिप और स्ट्रैप फुटिंग है उसके अंदर हम क्या करते हैं, दोनों कॉलम्स के लिए इंडिविजुअल फुटिंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन दोनों फुटिंग्स को हम एक स्ट्रिप के ज़रिए या बीम के ज़रिए हम कनेक्ट कर देते हैं. उस टाइप ऑफ फुटिंग को जो है वो स्ट्रैप या स्ट्रिप फुटिंग कहा जाता है. सो वी हैव अ डिज़ाइन एग्जाम्पल हेयर. डिज़ाइन अ स्ट्रिप फुटिंग to carry 400 mm square columns equally spaced at 3.5 meters के दो कॉलम हैं. कॉलम की जो विड्थ है या कॉलम की जो ओपनिंग है, थिकनेस है, वो 400 mm की है और दोनों कॉलम के सेंटर टू सेंटर जो स्पेसिंग है वो 3.5 meters है. So on each column the characteristic loads are 1000 kilonewton as a permanent and 350 kilonewton as a variable. यानी कि जो permanent load है, dead load है, वो हमारे पास 1000 kilonewton है और live load जो है वो 350 kilonewton है. वेरिएबल लोडिंग यानी कि वो चेंज हो रहा है, यानी कि लाइव लोडिंग कंसीडर करेंगे. द सेफ बेयरिंग प्रेशर इज 200 kilonewton per meter square and the characteristic materials are concrete comparative strength as 30 megapascal or 30 newton per millimeter square and steel yielding strength as 500 newton per millimeter square. So based on the design of prescriptive method हम यूज करके इसको डिजाइन करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन के अंदर हम अज्यूम करते हैं, जैसे आप नॉर्मल अगर फुटिंग के पुराने एग्जांपल्स को रिमाइंड करो या रिकॉल करो तो उनके अंदर भी हम सबसे पहले फुटिंग की डेप्थ को अज्यूम करते हैं, उसके बाद हम आगे मूव करते थे. So we are considering here trying a thickness of footing as 800 मिलीमीटर. क्योंकि हमारे पास दो कॉलम्स हैं 400 के, तो हम 800 के जो है थिकनेस पहले अज्यूम करते हैं, उसके बाद जो है वो हम डिज़ाइन को आगे मूव करेंगे. सो विद इफेक्टिव डेप्थ ऑफ D is equals to 740 मिलीमीटर्स के जो हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ है, यानी कि जो बॉटम रीइंफोर्समेंट है, टेंसाइल रीइंफोर्समेंट के सेंटर से लेके टॉप फाइबर ऑफ द फुटिंग तक का जो डिस्टेंस है वो 740 मिलीमीटर्स है फॉर द लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट. सो नेट अपवर्ड बियरिंग प्रेशर विल बी इक्वल्स टू 200 माइनस 25 इंटू एच. अब यहाँ पे 200 बेसिकली आपका सेफ बियरिंग प्रेशर का फार्मूला है और माइनस 25 इंटू एच ये कॉन्स्टेंट है. एच आपके पास ऑलरेडी टोटल थिकनेस ऑफ द फुटिंग जो हमने अज्यूम की वो 800 मिलीमीटर है, यानी 200 माइनस 25 इंटू 800 मिलीमीटर या 0.8 मीटर्स. तो नेट बियरिंग प्रेशर हमारे पास आ गया 180 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो नेट बियरिंग प्रेशर हमारे पास 180 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया. उसके बाद हम विड्थ ऑफ फुटिंग मेजर करते हैं. विड्थ ऑफ फुटिंग मेजर करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो टोटल लोड डिवाइडेड बाय बियरिंग प्रेशर इनटू बीम लेंथ. अब यहाँ पे बीम की जो ओवरऑल लेंथ है वो हमने कंसीडर करनी है, लेकिन बीम माइनस कवर को डिडक्ट करके 50 मिलीमीटर्स के कवर दोनों साइडों से हम अज्यूम करते हैं. सो विड्थ ऑफ द फुटिंग या विड्थ ऑफ द स्ट्रिप फुटिंग रिक्वायर्ड विल बी इक्वल्स टू टोटल लोड वी हैव 1000 एज अ परमानेंट एंड 350 एज अ वेरिएबल. वो हमने लोड ऐड किया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय बियरिंग प्रेशर हमारे पास 180 था, इनटू टोटल जो स्ट्रिप की सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस था वो सेंटर टू सेंटर हमारे पास डिस्टेंस कितना था, अराउंड 3.5 मीटर्स का. हमने दोनों तरफ से 50 मिलीमीटर जो है वो डिडक्ट कर दिए, तो टोटल जो स्पेसिंग या डिस्टेंस हमारे पास बच गया वो 3.4 मीटर का बचा, जिससे विड्थ ऑफ द रिक्वायर्ड फुटिंग हमारे पास आ गई
2.14 मीटर्स. सो प्रोवाइड अ स्ट्रिप फुटिंग ऑफ 2.2. हमने इसको थोड़ा सा राउंड अबाउट करके इंक्रीज कर दिया, 2.2 मीटर वाइड हम स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हैं. सो एट द अल्टीमेट लिमिट स्टेट कॉलम लोड जो है वो हमारे पास क्या होता है, जैसे हम अल्टीमेट लिमिट स्टेट यानी कि फैक्टर लोड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी जो नॉर्मल फार्मूलाज में जो आपके पास FPS सिस्टम था, फिट पाउंड सिस्टम, उसमें 1.2 इंटू डेल लोड प्लस 1.6 इंटू 1. जो है वो लाइव लोड हम कंसीडर करते थे, 1.2 इंटू डेल लोड प्लस 1.6 इंटू लाइव लोड. तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम का जो लोड है SI सिस्टम के अंदर वो 1.35 इंटू डेल लोड प्लस 1.5 इंटू लाइव लोड, हमारे पास टोटल जो लोड आया वो 1875 किलो न्यूटन आ गया. इसके हिसाब से किस हिसाब से आ गया, ये हमारे पास आया फैक्टर लोड के हिसाब से. सो बियरिंग प्रेशर विल बी इक्वल्स टू टोटल लोड डिवाइड बाय एरिया ऑफ फुटिंग. टोटल लोड हमारे पास था 1875 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ स्ट्रिप 2.2 एंड 3.5 जो है वो टोटल लेंथ थी हमारे पास. तो जो हमने जब कैलकुलेट किया तो टोटल बियरिंग प्रेशर 244 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाती है वैल्यू. उसके बाद हमारे पास पंचिंग शियर है. पंचिंग शियर एट द कॉलम के फेस के ऊपर हम पंचिंग शियर फाइंड आउट करते हैं. उसके लिए मैक्सिमम शियर रेजिस्टेंस जो फॉर्मूला है, जिसको हम VRD से मैक्सिमम रिप्रेजेंट करा रहे हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.5 म्यू इंटू डी ब्रैकेट में 0.61 माइनस FCK ओवर 250 इंटू FCK बाय 1.5. अब यहाँ पे म्यू जो है वो बेसिकली पेरीमीटर है कॉलम का, डी जो है वो इफेक्टिव डेप्थ है, FCK जो है वो कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है. सारे पैरामीटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं. 0.5 इंटू 4 साइड्स हैं कॉलम की, स्क्वायर कॉलम है, 4 साइड्स हैं, 4 इंटू 400 बेसिकली जो है वो हमारे पास कॉलम की डायमेंशंस गिवन है. इफेक्टिव डेप्थ 740 थी, टोटल डेप्थ 800, इफेक्टिव डेप्थ 740 जो कि हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस करा है. 0.61 minus 30 concrete compressive strength divided by 250 into 30 over 1.5. तो टोटल into 10 raised power minus 3 basically is the conversion. तो टोटल हमारे पास जो मैक्सिमम shear resistance आया वो 6251 किलो न्यूटन आ गया. So by inspection, the normal shear on a section at a column face will be significantly less severe than this value. कि overall जो आपकी जो shear resistance है वो मैक्सिमम जो हमारा सेक्शन बियर कर सकता है वो 6251 है. जो एक्चुअल लोडिंग के जरिए से जो अप्लाई हो रही है वो हमारी कितनी आती है, उसको मजीद हम आगे चेक अप्लाई करेंगे. उसके बाद स्टेप नंबर 3 के अंदर लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, जिसके लिए हम मूवमेंट और शेयर कोफिशिएंट्स वगैरह यूज़ करते हैं फॉर इक्वल स्पैन कंटिन्यूअस बीम. इसी वजह से हम इसको एज ए इंटीरियर स्पैन ट्रीट करते हैं कि मूवमेंट जो कॉलम के अंदर है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. बियरिंग प्रेशर इनटू विड्थ ऑफ फुटिंग इनटू स्ट्रिप स्क्वायर इनटू 0.1. अब ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है जिसके अंदर हमने जब इंटेंसिटीज़ को रखा, बियरिंग प्रेशर हमारे पास 244 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था. उसके बाद विड्थ ऑफ स्ट्रिप हमने फाइंड आउट की थी 2.2 और विड्थ ऑफ जो स्ट्रिप की लेंथ है ओवरऑल वो 3.5 इंच स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय 0.1 जो कांस्टेंट है. तो टोटल जो हमारे पास मूवमेंट इंटेंसिटी आई वो 665 किलो न्यूटन मीटर आ गई. देयरफॉर एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू मूवमेंट डिवाइडेड बाय जो आपके पास 0.87 कांस्टेंट फैक्टर है इंटू FY यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इंटू 0.95 इंटू डेप्थ. तो जो हमारे पास इक्वेशन हम यूज़ करते हैं 0.87 FY इंटू B इंटू D, इस तरह की कंडीशन हमने अप्लाई की. तो एरिया ऑफ स्टील टोटल हमारे पास आ गया 2175 मिलीमीटर स्क्वायर. फ्रॉम टेबल एरिया ऑफ स्टील मिनिमम जो है वो हमारे पास 2442. अगर या मिनिमम आप फाइंड आउट भी कर सकते हो 0.15 BT इंटू D ओवर 100. तो टोटल जो है वो हमारे पास मिनिमम एरिया ऑफ स्टील आ गया 2442 और जो कैलकुलेटेड एरिया ऑफ स्टील है वो 2175 है. तो मिनिमम जो है वो ज़्यादा है, हम मिनिमम को प्रोवाइड करेंगे. प्रोवाइड 8H20 बार्स एट 300 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, जिनका टोटल एरिया ऑफ स्टील 2510 मिलीमीटर स्क्वायर आता है एज अ मेन एज अ बॉटम स्टील. So after that we will go for the longitudinal reinforcement in the span direction. So for that we have end moments, again same equation, but here we have a bearing pressure into width of foundation into strip square into constant values, because we are considering as a जो हम ओवरऑल डेप्थ वगैरह के हिसाब से कंसीडर कर रहे होते हैं या जो डायरेक्शंस होती हैं स्टील की, उस हिसाब से हमारे पास आगे जो कोफिशिएंट्स हैं, पहले वाले में हमने 0.1 रखा था, उसके बाद दूसरे में 0.07, ये कांस्टेंट्स हैं. So in this case we found a moment about 460 kilonewton meter. Therefore in the bottom face provide 8H20 reinforcement bars at 300 mm center to center spacing, जिसका एरिया जो है वो 2510 मिलीमीटर स्क्वायर आता है. क्योंकि ये मूवमेंट और ऊपर वाली मूवमेंट जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर थी,
तो इस केस के अंदर जो है वो हमने टोटल मोमेंट ऑफ एरिया या एरिया ऑफ स्टील जो है वो दोनों में सेम कंसीडर किया और यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दी, डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हम ट्रांसवर्स स्टील या ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। सो इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन द मैक्सिमम मूवमेंट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द assumption that 2.2 meter wide footing is acting as a 1.1 meter long cantilever for the purpose of calculating the design moment। कि अब हमारे पास जो पर्पस था वो ये है कि ओवरऑल जो आपकी स्पैन लेंथ है दोनों डायरेक्शंस के अंदर या सेंटर टू सेंटर स्पैन जो हमारे पास 3.5 मीटर था, तो उसमें हम L/3 अगर हम डिडक्ट कर देते हैं, पीछे जो 2.2 डिस्टेंस बच जाता है या ओवरऑल जो विड्थ है कैंटिलीवर की जो 2.2 आई थी हमारे पास वाइड, तो उस केस को बेसिकली हम एज अ कैंटिलीवर ट्रीट करते हैं। तो कैंटिलीवर यानी दोनों तरफ से वो सपोर्टेड है, लेकिन हाफ जो 1.1 मीटर पोर्शन है उसको हम एज अ कैंटिलीवर ट्रीट करते हैं क्योंकि डिज़ाइन मूवमेंट्स वगैरह कंसीडर करनी है। सो कैंटिलीवर के केस के अंदर हमारे पास जो मूवमेंट है वो 244 इज द बेयरिंग प्रेशर इनटू एल स्क्वायर ना हमारे पास जो कैंटिलीवर पोर्शन था 1.1 उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2, सो वी गॉट मूवमेंट बेसिकली इज इक्वल्स टू 148 किलोन्यूटन पर मीटर। अगर इस हिसाब से हम अगर एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करें तो 148 मूवमेंट इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 0.87 इंटू 500 इज द यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टील into 0.95 constant factor into 720 effective depth will be equals to 497 millimeter square per meter। so minimum area of steel हमने जब identify किया तो वो हमारे पास आ रहा था 1080 millimeter square। so provide H20 bars at 250 millimeter center to center area जो हमारे पास total आ रहा था 1260 millimeter square as a bottom reinforcement as an additional reinforcement। तो यहाँ पे हमारे पास जो है अदर वाइड डायरेक्शन के अंदर जब हमने देखा तो हमने H20 जो है वो बार्स प्रोवाइड की 2.2 मीटर पोर्शन की क्योंकि वो कैंटिलीवर के तौर पे एक्ट कर रहा है। सेंटर ऑफ कॉलम से अगर हम कट कर देते हैं तो 1.1 मीटर पोर्शन जो है वो बेसिकली आपका एज अ कैंटिलीवर एक्ट कर रहा था। तो उस हिसाब से जो हमारे पास रिइंफोर्समेंट्स आई उनकी हमने डिस्ट्रीब्यूशन बना ली जो कि 250 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग के ऊपर हमने H20 बार्स प्रोवाइड की हैं। उसके बाद हम नॉर्मल शीयर गवर्न एज अ पंचिंग पैरामीटर इन आउटसाइड द फुटिंग कि हम नॉर्मल शेयर जो है फुटिंग जैसे ही आपकी ख़त्म होती है या कॉलम जहाँ पे फुटिंग के ऊपर लाई करता है वहाँ पे एक पंचिंग शेयर जो है वो डेवलप होती है। पंचिंग शेयर का आइडिया या डायगोनल शेयर का आइडिया हम ऑलरेडी फुटिंग्स के इंट्रोडक्शन के अंदर हम डिस्कस कराए थे। द क्रिटिकल सेक्शन इज टू बी कंसीडर्ड एज डी डिस्टेंस 1.0 इंटू डी डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम की क्रिटिकल डेप्थ जो है वो वहाँ पे अपीयर होती है या क्रिटिकल सेक्शन जो है जहाँ पे उसकी जो शेयर है बेसिकली वो पंचिंग शेयर मैक्सिमम होती है। देयरफॉर हमने डी जो 740 मिलीमीटर डिस्टेंस था उस डिस्टेंस के ऊपर हम डिजाइन शेयर कैलकुलेट करते हैं। सो अगेन वी हैव अ फॉर्मूला हियर BP basically is the bearing pressure width of footing into a strip into 0.55 0.55 बेसिकली जो है वो आपका डिस्टेंस या हम एक अज्यूम कर रहे हैं कि अदर डायरेक्शंस के अंदर जो हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ है वो कितनी है इनटू D माइनस C/2 यानी कि जो हमारे पास पैरामीटर आ रहे थे ये आप जो टू वे स्लैब का या टू वे शेयर का जो पंचिंग शेयर हम फाइंड आउट करते हैं ये आपको आइसोलेटेड स्क्वायर कॉलम फुटिंग और आइसोलेटेड सिंगल रेक्टेंगुलर कॉलम फुटिंग के अंदर अगर आप टू वे शेयर का जो फार्मूला और एक्सप्रेशन को देखेंगे तो वो एक्जैक्टली सेम चीज़ है। यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ को पुट किया। बेयरिंग प्रेशर वी हैव 244 इनटू विड्थ ऑफ फुटिंग वी हैव 2.2 into strip 3.5 into 0.55 minus 0.74 is the effective depth and minus 0.2 is the concrete cover। so C/2 basically is the column thickness, column thickness by 2। column thickness जो है वो 400 मिलीमीटर थी, 400 डिवाइड बाय 2 रखो या आप C/2 है तो बेसिकली जो है वो हमारे पास 200 मिलीमीटर आ जाता है जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया है। सो डिजाइन शेयर वी गॉट 529 किलोन्यूटन। So the coefficient of 0.55 is from figure 3.9। The shear resistance of concrete without shear reinforcement can be obtained from table। reinforcement ratio 1 can be taken as the average of steel reinforcement ratios in the both direction। कि आपके पास जो 0.55 फैक्टर है वो हमने चूज किया है टेबल्स में से या कांस्टेंट फैक्टर आप कंसीडर कर सकते हो और जो आपके पास reinforcement रेशियो है या स्टील के लिए जो आप रेशियो है वो बोथ डायरेक्शंस के अंदर सेम भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम नॉर्मल शेयर के हवाले से पंचिंग पैरामीटर को फाइंड आउट करते हैं आउटसाइड ऑफ द फुटिंग जिसके अंदर हम क्रिटिकल सेक्शन जो हमने अज्यूम किया था और रिइंफोर्समेंट रेशियो हमने चूज किया कि लेट्स सपोज रिइंफोर्समेंट रेशियो हम 16.5% से लेके 2% के दरमियान हम अज्यूम कर रहे हैं। देयरफॉर द शेयर रेजिस्टेंस ऑफ द कंक्रीट की शेयर रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी VRCD जो हमारे पास कंक्रीट की शेयर है बेसिकली इंटू B इंटू D। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज को पुट किया 0.32 इंटू
0.36 इंटू 2200 इंटू 740 पावर -3, तो जो हमारे पास वैल्यूज़ वगैरह अजम्पशंस वगैरह गिवन है, वहाँ पे कंक्रीट की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई 586 किलो न्यूटन, जो कि टोटल शेयर 529 से ज़्यादा है। देयरफॉर द शेयर इन्फोर्समेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि शेयर कंक्रीट का जो है वो आपका सेफर साइड के ऊपर है, इसलिए आप एडिशनल शेयर प्रोवाइड करने की या शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। So now we have a general estimation for the raft or made foundation. Made foundation और raft foundation basically अलग अलग तरीके से लोग इसको ट्रीट करते हैं। कोई जो है वो एज अ स्लैब या स्लैब का जो 2 वे मेथड है या 1 वे मेथड है उसी को फॉलो करके राफ्ट को डिज़ाइन करते हैं, और कोई जो है वो अलग तरीके से अपना एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। हम जस्ट एक सिंपल एग्जांपल है उसको फॉलो करते हैं ताकि जो है वो आपका एक आइडिया क्लियर हो जाए कि राफ्ट को आप किस तरीके से अज्यूम करते हो या किस तरीके से डिज़ाइन करते हो। So now we have a design of raft foundation. So for that, design a raft foundation for 2 rows of columns. Each row consists 4 columns. Columns are situated 10 feet apart. कि बेसिकली हमें 2 कॉलम की रोज हैं, हर रो के अंदर 4 कॉलम्स हैं, और कॉलम्स के दरमियान या जो रोज के दरमियान जो डिस्टेंस है बेसिकली वो हमारे पास 10 फीट है। सॉरी, कॉलम्स के दरमियान डिस्टेंस 10 फीट है। कॉलम इज टेकिंग अ लोड ऑफ 120 टन्स। एक कॉलम के ऊपर जो लोड है वो 120 टन का है। द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज 2 टन पर फीट स्क्वायर एंड द रोज आर 12 फीट अपार्ट। यानी कि कॉलम जो हर कॉलम के दरमियान एक रो के अंदर जो डिस्टेंस है वो 10 फीट का है, और जो कॉलम आपके दोनों रोज के दरमियान सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 12 फीट का है, और हर कॉलम के ऊपर 120 टन का लोड है। बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल की 2 टन पर फीट स्क्वायर है। Consider the normal weight concrete of compressive strength 3000 psi and yielding strength of steel as 40,000 psi, and the constant factor m is equals to 15. Design the raft foundation slab. Foundation slab हमने डिजाइन करनी है। We have a column loads equals to 120 tons. Bearing capacity we have 2 ton per foot square. Concrete compressive strength 3000 psi, yielding strength 40,000 psi, and m factor basically is the ratio constant factor that is equals to 15. So this is the roughly sketch plan. We have 4 columns in each row. There are 2 rows, और हर रो में कॉलम के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो 10 फीट का है। अगर आप यहाँ पे देखें एक साइड के ऊपर 10 फीट का डिस्टेंस हर कॉलम के दरमियान अगर हम लगाते हैं तो 10 फीट 10 फीट 10 फीट 30 फीट, और 2 स्पेसिंग बच जाती है कॉलम के सेंटर से लेके एंड ऑफ द फुटिंग तक, उसको हमने दोनों तरफ से इक्वल कंसीडर किया एज L1। और दोनों रोज के सेंटर टू सेंटर जो स्पेसिंग है वो 12 फीट है, और उसके जो साइड्स थे कॉलम के सेंटर से लेके साइड ऑफ द फुटिंग तक या एज ऑफ द फुटिंग तक, तो हमारे पास हमने उसको दूसरी साइड में L2 कंसीडर किया। यानी कि जो पहली साइड है वो हमारे पास हो जाती है 30 + 2L1 एंड सेकंड साइड इज इक्वल्स टू 12 + 2L2। उसके बाद हम एक्सपेक्टेड एरिया ऑफ फुटिंग या एरिया ऑफ राफ्ट फाउंडेशन कैलकुलेट करते हैं, जो कि एरिया बेसिकली हमारा कैसे होता है लोड पर बेयरिंग कैपेसिटी। सो एरिया ऑफ ओवरऑल राफ्ट फुटिंग विल बी कंसीडर्ड एज कॉलम्स लोड डिवाइडेड बाय बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अब कॉलम कितने हैं? 8। एक कॉलम के ऊपर लोड कितना है? 2 टन का, तो 8 इंटू 120 टन का, तो 8 इंटू 120 टन डिवाइड बाय बेयरिंग कैपेसिटी 2 टन पर फीट स्क्वायर है हमारे पास। तो टोटल जो एरिया आया वो 960 डिवाइड बाय 2, यानी कि टोटल जो आपकी राफ्ट है उसका जो एरिया होना चाहिए वो 480 फीट स्क्वायर होना चाहिए। सो हमने लेट सपोज कंसीडर किया कि जो दोनों डायरेक्शंस थी, एक डायरेक्शन क्या थी 30 + 2L1 और दूसरी डायरेक्शन थी 12 + 2L2। तो क्योंकि 2 L2 थे एक डायरेक्शन के अंदर, 2 L1 थे, तो हम यहाँ पे इनका एरिया जो है वो अराउंड 480 फीट स्क्वायर आना चाहिए। हमने अज्यूम किया कि लेट सपोज L1 एंड L2 हम 1 फीट रखते हैं, तो 1 फीट जब हमने रखा तो आपके पास जो पूरी साइड है वो कितनी हो जाएगी 32/14 फीट। 32/14 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आपके पास एरिया आ जाता है 448 फीट स्क्वायर, जो कि 480 से कम है, तो इसको हम नॉट एक्सेप्टेबल कंसीडर करते हैं। अब हम दूसरे केस के अंदर L1 और L2 जो है वो उसको 2 फीट अज्यूम करते हैं। दूसरे केस में जब हमने L1 और L2 को 2 फीट कंसीडर किया या अज्यूम किया, तो एक साइड हमारे पास हो जाती है कितनी 30 + 4 यानी 34 फीट, दूसरी साइड हो जाती है 12 + 4 यानी 16 फीट। तो 13 इंटू 34 इंटू 16 विल बी इक्वल्स टू 544 फीट स्क्वायर, जो कि 480 से ज़्यादा है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि दिस इज़ एक्सेप्टेबल। तो हमारे पास जो एरिया आया फुटिंग का वो 544 फीट स्क्वायर आ गया। अभी इसको थोड़ा सा आप मजीद कंसाइज करना चाहते हैं तो 1.5 फीट रख के देख सकते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा 33 × 15 फीट।
लेकिन थोड़ा सा हम सेफर साइड के ऊपर जाते हैं। उसके बाद हम बेरिंग कैपेसिटी को चेक करते हैं। चेक बेरिंग कैपेसिटी विल बी इक्वल्स टू लोड ओवर एरिया। लोड हमारे पास कितना है 960 डिवाइड बाय एरिया कितना था 34/16 यानी 544 फीट स्क्वायर, जिससे बेरिंग कैपेसिटी हमारी आ रही है 1.76 टन पर फीट स्क्वायर। और जो रिक्वायर्ड या ओवरऑल सॉइल की जो बेरिंग कैपेसिटी है वो 2 टन पर फीट स्क्वायर है। सो अप्लाइड इंटेंसिटी हैज़ टू बी स्मॉलर देन द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल्स, अदरवाइज वी गेट अ परमानेंट डिफॉर्मेशन। कि जो हमने अप्लाई किया है या जो हमारी ओवरऑल अप्लाइड इंटेंसिटी है वो सॉइल की जो बेरिंग कैपेसिटी है उससे कम होनी चाहिए, अदरवाइज जो है वो एक परमानेंट डिफॉर्मेशन जनरेट हो जाएगी मेंबर के अंदर। अब हमने एक 3 डायमेंशनल प्लान बनाया जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक साइड जो है वो 34 फीट है, दूसरी साइड हमारे पास 16 फीट थी, और जो कॉलम्स के दरमियान जो डिस्टेंस था वो 10/10 फीट का, और दोनों कॉलम की जो रोज हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस था वो 12 फीट का था। यहाँ पे प्लान देख सकते हैं, और इसके ऊपर 8 कॉलम हैं, 8 कॉलम्स को भी आप देख सकते हैं। तो अब हम कंसीडर करते हैं कि लेट सपोज वी आर कंसीडरिंग 1 फीट स्ट्रिप, 1 फीट स्ट्रिप इसी स्लैब के अंदर। अब 1 फीट स्ट्रिप जब हम कॉलम की एग्जैक्टली लोकेशन के ऊपर अगर हम 1 फीट स्ट्रिप कंसीडर करते हैं तो ये आपको इस तरह से नजर आ रहा होगा कि टोटल 34 फीट की लेंथ है, और 34 फीट की लेंथ के अंदर उस 1 फीट स्ट्रिप के ऊपर 120 टन का जो है वो 4 लोड अप्लाई हो रहे हैं, यानी 4 कॉलम है। और इस इंटेंसिटी का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं ओवरऑल स्पैन के ऊपर। तो हमने चारों टन का जो लोड था या चारों कॉलम का 120 इंटू 4, तो जो हमारे पास आया 418 इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय 34 यानी कि ओवरऑल लेंथ, तो हमारे पास आ जाएगा 14.1 टन, यानी कि जो इंटेंसिटी पर फिट के हिसाब से 14.1 टन इंटेंसिटी आ गई। सो अब हम दूसरी शॉर्टर डायरेक्शन के अंदर आते हैं। ये लॉन्गर डायरेक्शन के अंदर हमें नजर आ रहा था, अब हम शॉर्टर डायरेक्शन के अंदर आते हैं। तो जिस रो में आपके कॉलम थे उस रो के अंदर जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी वो 14.1 टन की हो रही थी, या आप ऊपर इमेज के अंदर भी देख सकते हैं। लेकिन जब मैं पूरी साइड को कंसीडर करूंगा तो लेट सपोज वी हैव अ यूनिफॉर्म लेंथ ऑफ बीम, जिसकी लेंथ जो है वो 16 फीट है, और उसके ऊपर 2 पॉइंट लोड अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको इन शॉर्टर डायरेक्शन 2 कॉलम नजर आएंगे, बाकी तो सारे कॉलम हमने छुपा दिए। तो 14.7 14.1 टन के 2 कॉलम्स हो गए। उसके ऊपर जो ओवरऑल 1.7 टन पर फिट की इंटेंसिटी हमने बेस का जो लोड था वो हमने फाइंड आउट किया था पहले, कि ओवरऑल जो बियरिंग कैपेसिटी हमारे मेंबर्स की डेवलप हो रही है वो 1.76 थी। उसके नीचे से जो एक यूनिफॉर्मली प्रेशर है वो कौन सा है 2 टन पर फिट, यानी कि जो आपकी इंटेंसिटी नीचे से अप्लाई हो रही है जो आपकी बेरिंग कैपेसिटी है। तो इस तरह से हमारे पास एक डायग्राम बन गई। कंसीडर द इफेक्टिव लोडिंग एज लोड ऑफ बेस इज इक्वल्स टू 2 टन पर फिट माइनस 1.76 टन पर फिट, यानी कि जो हमारे पास इंटेंसिटीज थी बेरिंग कैपेसिटी और आपकी जो लोडिंग है जो अप्लाई हो रही है, एक्चुअल जो लोडिंग की वजह से जो कैपेसिटी है मेंबर की वो डिडक्ट कर दिया, तो हमारे पास जो डिफरेंस आया दोनों लोडिंग्स के अंदर वो 0.24 टन पर फिट आ गया। अब इस प्लान को आप ध्यान से देखें कि जो आपको ऊपर 2 मेंबर्स नज़र आ रहे हैं या 2 कॉलम्स की स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं, उसके बाद हमने इसकी मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाई या लोडिंग डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाई, जिसके अंदर 2 14.1 टन के लोड अप्लाई हो रहे हैं सेंट्रॉइड के अंदर जो कॉलम्स हैं एक्चुअली, और जो इंटेंसिटी अप्लाई हो रही है 0.24 टन पर फिट। ये इंटेंसिटी आपकी बेरिंग कैपेसिटी ऑफ मेंबर माइनस बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल से आपने निकाली जो 0.2 टन पर फिट बच गई, और मेंबर के नीचे से जो है वो बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एक्ट कर रही है जो 2 टन पर फिट इंटेंसिटी के हिसाब से थी। अब इस डायग्राम का या इस एक मेंबर को आप एज अ सिंपली मेंबर कंसीडर करो या सिंपली सपोर्टेड मेंबर कंसीडर करो, जिसके नीचे से ओवरऑल थ्रू आउट द मेंबर जो है वो सपोर्टिंग कंडीशन है। अब इसकी हम मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम या एक ओवरऑल शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर जब हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाई तो नीचे आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नजर आ रही है कि सेंट्रल जोन के अंदर मैक्सिमम इंटेंसिटी वी हैव 26.04, और जो आपका जो सपोर्टिंग रीजन है जहां से कॉलम से लेके एंड तक का जो रीजन है उसके अंदर आपके पास मैक्सिमम मूवमेंट जो आ रही है वो 3.66 जो है वो किलो न्यूटन पर इंटेंसिटी आ रही है या टन पर फिट के हिसाब से मूवमेंट जनरेट हो रही है। तो बेंडिंग मूवमेंट की हमारे पास 2 वैल्यूज आई, एक बेंडिंग मूवमेंट हमारे पास है 3.66 पॉजिटिव एंड दूसरी है -26.04 जो है वो हमारे पास टन पर फिट के हिसाब से इंटेंसिटी और मूवमेंट आ गई। उसके बाद जो मूवमेंट थी, मूवमेंट के अंदर जो वैल्यूज मैक्सिमम हमारे पास आ रही थी उन मूवमेंट्स को हमने वैल्यू को कंसीडर किया और इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द फुटिंग कंसीडर करने की कोशिश की। इफेक्टिव डेप्थ विल बी इक्वल्स टू बेंडिंग मोमेंट इनटू 2240 इनटू 12 डिवाइड बाय 184 इनटू
12, ये हमने हमारे पास जो है वो कांस्टेंट इक्वेशंस थी, फार्मूला था। इस फार्मूले के अंदर तमाम वैल्यूज़ आपने पुट की, तो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द जो हमारे पास आई राफ्ट फुटिंग की वो हमारे पास 17.80 आ गई। अब इफेक्टिव डेप्थ आने के बाद आप इसकी रीइंफोर्समेंट डिटेल्स वगैरह जो आपके पास मोमेंट है, इसी मोमेंट को आप यूज़ करके रीइंफोर्समेंट डिटेल्स वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस फुटिंग्स के अंदर की हैं इसी तरह से मजीद आपने इसको कंटिन्यू करना है। उसके बाद हम बोयंट फुटिंग की बात करते हैं, या बोयंट फुटिंग जो है तैरता हुआ फाउंडेशन या फुटिंग किस तरह से हम प्रोवाइड करते हैं, इसका एक थ्योरेटिकली बैकग्राउंड जो है उसको रिव्यू करते हैं। अब बोयंट फुटिंग के अंदर लेट्स सपोज वी हैव फर्स्ट इंट्रोडक्शन, a reinforced concrete foundation designed and located such that its weight and superimposed permanent load is approximately equal to the weight of ground soil displaced or ground water। कि अब हम क्या करते हैं कि ओवरऑल जो आपका स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं जैसे बोयंट स्ट्रक्चर, यानी कि तैरता हुआ स्ट्रक्चर, जैसे आपका शिप होता है, उसके नीचे जो सॉइल होती है या जो आपका ग्राउंड वाटर है उससे हम उसकी जो एक्सटीरियर लोडिंग वगैरह होती हैं, स्ट्रक्चर का अपना जो वज़न है और स्ट्रक्चर के ऊपर जो लाइव और डेड लोड्स एक्ट कर रही हैं उस हिसाब से हम काउंटर बैलेंस करवाते हैं। सो इन केस ऑफ हरिकेन्स और कोई तूफान आ जाता है, सुनामी आ जाता है, अगर सिटी के अंदर पूरा शहर जो है वो पानी से भर जाता है, तो जैसे ही घर के नीचे पानी जाएगा आपका घर जो है वो वर्टिकली मूव करके उसके ऊपर तैरना स्टार्ट करता है। ये शिप की तरह हॉरिजॉन्टली तैर के निकल नहीं जाएगा, ये एक जगह पे फिक्स होता है, सिर्फ वर्टिकली उसका जो बेस है वो ऊपर की तरफ खड़ा हो जाएगा। सो परमानेंटली एलिवेटिंग अ हाउस अराउंड 12 to 15 फीट, आप इसको परमानेंटली एलिवेट कर सकते हो, यानी कि सिर्फ एलिवेशन जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर होगी और ये 12 से 15 फीट तक आपका घर जो है जैसे ही पानी नीचे ड्राई होता जाएगा वो स्ट्रक्चर आपका दोबारा सेटल हो जाएगा। So buoyant foundations are a solution to elevated housing, one that allows homes to remain on ground under normal conditions but rise as much as necessary when flooding occurs। कि ये फिक्स तो होता है एक ही जगह के ऊपर, इसका बेस जो है वो फिट होता है, फिक्स होता है, लेकिन जो वर्टिकली घर जो है वो एलिवेट कर सकता है एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर या एक सर्टेन पोजीशन या एक सर्टेन हाइट के ऊपर जो है ये आपका वर्टिकली मूव कर जाता है जब पानी नीचे फिल हो जाता है, घर के नीचे फ्लड वगैरह आते हैं या कोई तूफान आता है इस केस में। यहाँ पे हमने जैसे डिस्कस किया कि जैसे नॉर्मल कंडीशंस में घर आपका नीचे पड़ा है, जैसे कोई फाउंडेशन या पानी जो है वो फ्लोट होता है या पानी घर के नीचे आता है, घर का जो बेस है वो पूरा का पूरा उसके ऊपर तैरना स्टार्ट करता है या ऊपर की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से आपका घर जो है घर के अंदर पानी वगैरह नहीं आता, कोई डिस्टर्बेंस वगैरह क्रिएट नहीं होती। So for this type of structure, we do have several advantages such as house remain close to the ground in normal conditions। के normal condition में house ground के साथ टच में रहता है, लेकिन जो है वो ये एलिवेट हो जाता है, खड़ा हो जाता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है जब आपके घर के नीचे कोई पानी वगैरह फ्लो करके या बह के पानी वगैरह जम हो जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव भी है क्योंकि पानी अगर घर के अंदर आता है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डैमेज होती हैं, यहाँ पे जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कैन राइज अप टू एनी हाइट टू कीप द हाउस अबव फ्लड, इसको आप किसी भी हाइट तक एलिवेट करवा सकते हो जो है वो फ्लड के दिनों के अंदर या जहाँ पे फ्लड आता है या उन एरियाज के अंदर बेसिकली जो है ये सक्सेसफुली काम करता है। दिस इज द इमेज हाउस ऑन बुoyant फाउंडेशन इन नॉर्मल कंडीशंस, ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर घर है। हाउ बुoyant फाउंडेशन वर्क्स एक्चुअली, इट बेसिकली वर्क्स लाइक अ फ्लोटिंग डॉक, जैसे हार्बर्स होते हैं, डॉक्स होती हैं, इसी तरह से ये एक फ्लोटिंग डॉक है जिस तरह से जहाँ शिप्स वगैरह खड़े होते हैं। अ स्टील फ्रेम दैट होल्ड्स द फ्लोटेशन ब्लॉक्स इज अटैच्ड टू द अंडरसाइड ऑफ द हाउस, के फ्लोटेशन जो ब्लॉक्स होती हैं उनको घर के नीचे अटैच किया जाता है। देयर आर 4 वर्टिकल गाइडेंस poles not far from the corners of the house, the top of the poles are attached to the steel frame, कि 4 पोल्स लगाते हैं हम कॉर्नर के अंदर, वो फिक्स होते हैं और उन्हीं पोल्स के जरिए से पूरा का पूरा घर जो है वो उनकी सपोर्ट के ऊपर की तरफ उठता है। द पोल्स telescope out of the ground, allowing the house to move up and down. While flooding occurs, the flotation blocks lift the block या lift the house with a steel frame, transferring the forces between the house and the docks. And the blocks, the vertical guidance poles, keep the house from going anywhere except the straight up and down on top of water। ये सिर्फ और सिर्फ जो वर्टिकल पोल्स हैं वो घर को ऊपर और नीचे की तरफ मूव करवाते हैं, बाकी जो साइज के अंदर कोई भी मूवमेंट वगैरह जो है वो अलो नहीं होती इस केस में। ये इसकी एक सिंपल एग्जांपल है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज द बेस या घर का जो फुटिंग है, पैड है जिसके जरिए से घर पूरा उठता है, ब्लॉक्स हैं। उसके बाद जो है ये आपको जो वर्टिकल पोल्स नजर आ रही हैं ये पोल्स हैं जिनके जरिए से घर जो है वो ऊपर की तरफ उठता है।
ये आपको डिफरेंट घर वगैरह लोकेशंस पे नज़र आ रही हैं किस तरह से, जैसे ही पानी वगैरह फ्लोड होता है नॉर्मल कंडीशंस में घर जो है वो पानी से भर जाते हैं, लेकिन अगर आप बॉयंट फुटिंग वगैरह प्रोवाइड करते हो तो घर जो है वो एलिवेट हो जाते हैं ऊपर की तरफ 15 टू 25 फीट तक, या 3 टू 8 फीट तक भी होता है, और 15 टू 25 फीट तक आप इनको ऊपर अपलिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है वो इसका स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है कि किस तरह से हम फ्रेम्स को कनेक्ट करते हैं, फ्रेम्स और स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को कनेक्ट करते हैं, ताकि जैसे ही कोई इस तरह का कोई फ्लड वगैरह आता है तो पूरा का पूरा घर जो है वो फ्लोट हो जाता है या ऊपर की तरफ तैरना स्टार्ट करता है। ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशन है जिसके अंदर नॉर्मल फाउंडेशन आप प्रोवाइड करते हो, एलिवेटेड फाउंडेशन है, घर को ऊपर खड़ा ऑलरेडी हम एक फिक्स बेस पे करते हैं, लेकिन जो आपका बोयंट फाउंडेशन है उसके इसके अंदर आपका घर नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल ही रहता है, लेकिन जैसे ही पानी वगैरह फ्लोट होता है ये घर आपका पूरा का पूरा जो है वो फ्लोट करना या तैरना स्टार्ट करता है। सो नाउ वी हैव अ डिजाइन एग्जांपल फॉर अ पाइल कैप्स के पाइल जो हम प्रोवाइड करते हैं उनके लिए जो पाइल की कैपिंग होती है, कनेक्ट करते हैं तमाम पाइल्स को, 3-4 पाइल का एक बंच है उसको आपने कनेक्ट करके उसके ऊपर एक पेड प्रोवाइड किया, उसको हम पाइल कैप कहते हैं। तो उसको हम किस तरह से डिजाइन करते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं आज। नाउ वी हैव अ डिजाइन एग्जांपल फॉर अ पाइल कैप, अ ग्रुप ऑफ 4 पाइल्स, 4 पाइल हैं फॉर अ 500 मिलीमीटर कॉलम, एक 500 मिलीमीटर स्क्वायर कॉलम है, उसके लिए नीचे हमने 4 पाइल्स प्रोवाइड की हैं, उन 4 पाइल्स के ऊपर एक कैप बनानी है और उसी के ऊपर जो है वो आपका एक 500 मिलीमीटर स्क्वायर कॉलम है which transmits an ultimate axial load of 5000 kilonewton। 5000 kilonewton टोटल कॉलम के ऊपर लोड है जो कि इन 4 पाइल्स के जरिए से ट्रांसफर होना है। The piles are 450 millimeter diameter and are spaced at 1350 millimeter center to center। कि जो पाइल्स हैं उनका डाया 450 मिलीमीटर है और दोनों पाइल्स के दरमियान जो सेंटर टू सेंटर स्ट्रेट डिस्टेंस में, स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस है वो 1350 मिलीमीटर है सेंटर टू सेंटर। So we have to design a pile cape with concrete compressive strength of 30 megapascal and steel yielding strength of 500 Newton per millimeter square या 500 megapascal। तो ये हमारे पास डेटा डिटेल्स गिवन है। वी हैव टू इन सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ डायमेंशंस ऑफ द पाइल केप। पाइल केप की डायमेंशंस हैं, उसके लिए सबसे पहले हमने ओवरऑल जो थिकनेस ऑफ द पाइल केप है वो अज्यूम की कि 1000 मिलीमीटर हम थिकनेस ऑफ द पाइल केप प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर से जो इफेक्टिव डेप्थ है वो 875 मिलीमीटर, यानी कि जो बॉटम से लेके जो आपके स्टील तक का जो डिस्टेंस था वो 875 मिलीमीटर हम अज्यूम कर रहे हैं। सो अलो द पाइल केप टू एक्सटेंड। अब पाइल्स के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो 1350 था। हम दोनों डायरेक्शंस के अंदर पाइल का हाफ जो है यानी 225 मिलीमीटर वो आ जाएगा और 150 मिलीमीटर जो है वो हम कवर प्रोवाइड कर रहे हैं एक तरफ से, 150 मिलीमीटर दूसरी तरफ से। तो टोटल जो है वो 375 मिलीमीटर का सेंटर ऑफ पाइल से लेके एज ऑफ द पाइल केप तक जो डिस्टेंस है वो 375 मिलीमीटर का बन जाएगा, जिससे ओवरऑल अगर आप साइड कैलकुलेट करो तो एक फुटिंग का जो या पाइल केप का जो डायमेंशंस बन जाएंगे वो 2100 मिलीमीटर बन जाएंगे। 2100 मिलीमीटर कैसे? पाइल के सेंटर से लेके पाइल के दूसरे सेंटर तक का जो डिस्टेंस था वो 1350 है, उसके अंदर आप 375 एक साइड से 375 दूसरी साइड से आप ऐड कर देते हो, टोटल जो है वो 2100 मिलीमीटर आपके पास स्क्वायर पाइल कैप बन जाता है। 2100 मिलीमीटर एक डायरेक्शन में, 2100 मिलीमीटर दूसरी डायरेक्शन में। ये हमारे पास डायमेंशंस हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि पाइल्स के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 1350 मिलीमीटर था और ये सेंटर में एक स्क्वायर कॉलम है 500 मिलीमीटर बाय 500 मिलीमीटर का, और जो एक्सटेंशन है पाइल केप की वो 375 मिलीमीटर एक साइड से, 375 मिलीमीटर दूसरी साइड से। टोटल जो है वो 2100 इंटू 2100 यानी 2100 बाय 2100 की जो है वो पाइल केप बन रही है। ये 290 मिलीमीटर जो आपको गिवन है, ये 290 मिलीमीटर ये AV कहलाता है बेसिकली, क्रिटिकल एरिया फ्रॉम द एज ऑफ कॉलम टू द क्रिटिकल पेरीमीटर, या जो हम शेयर के लिए एक पंचिंग शेयर का जो डिस्टेंस है या क्रिटिकल सेक्शन का जो डिस्टेंस है वो आइडेंटिफाई करते हैं। ये बेसिकली डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करते हो? ये एज पाइल केप के या जो आपका कॉलम है उसके एज से लेके पाइल के एज तक, और फिर पाइल का जो 5th पार्ट है यानी 1/5 ऑफ द पार्ट वो उसके अंदर कंसीडर होगा। तो उससे जो है वो हमारे पास टोटल डिस्टेंस 290 मिलीमीटर आ रहा है। मजीद इसको हम आगे करते हैं डिस्कस। उसके बाद हम मेन स्टील रिइंफोर्समेंट को डिजाइन करते हैं, जिसके लिए एरिया ऑफ स्टील जो है फॉर्मूला क्या है, N इंटू एल डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स डाया या 4 टाइम्स डेप्थ ऑफ द सेक्शन इंटू 0.87 FYK, जिसके अंदर आपके पास N यानी टोटल लोड था, टोटल लोड 5000 किलोन्यूटन गिवन है। L यहाँ पे हम हाफ ऑफ द फुटिंग कंसीडर कर रहे हैं फिलहाल, यानी जो हमारे पास, क्योंकि
सिंपल रेक्टेंगुलर जो है वो पाइल कैप है, तो अगर आप हाफ के लिए डिज़ाइन करते हो तो वही आपका अदर हाफ के लिए हम कंसीडर करेंगे। तो L/2 यानी 1350 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद जो है वो किलोमीटर में लोड था इंटू न्यूटन में कन्वर्जन मल्टीप्लाई बाय 1000 होल डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स डेप्थ ऑफ द फुटिंग, जो इफेक्टिव डेप्थ थी वो 875 मिलीमीटर थी, इंटू 0.87 इंटू 500 इज द यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। तो टोटल हाफ ऑफ द फुटिंग के लिए जो आपके पास एरिया आया वो 2216 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। सो द टोटल एरिया, अगर हम टोटल एरिया को कंसीडर करते तो स्टील को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। इवन अगर L/2 के बजाय आप टोटल L रखते तो टोटल एरिया ऑफ फुटिंग जो है वो आपके पास 4432 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाता। As the piles are spaced at 3 times the pile diameter, this reinforcement may be distributed uniformly। के पाइल जो है वो आपके 3 टाइम्स डायमीटर के हिसाब से स्पेसिंग्स प्रोवाइडेड हैं, तो उस केस के अंदर हम यूनिफॉर्मली स्टील इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। हैंस प्रोवाइड 15H20 यानी डायमीटर 20 मिलीमीटर की बार जो है वो 15 बार्स हम प्रोवाइड करेंगे, जिनका टोटल एरिया जो है वो 4710 मिलीमीटर स्क्वायर होता है, और स्पेसिंग जो है वो हमने 140 मिलीमीटर इन बोथ डायरेक्शंस प्रोवाइड की है। तो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील या मिनिमम जो स्पेसिंग है उसको हम कैलकुलेट करते हैं 100 इंटू एरिया ऑफ स्टील डिवाइड बाय BD, जिससे 100 इंटू एरिया ऑफ स्टील वी हैव 4710 मिलीमीटर स्क्वायर होल डिवाइड बाय बी वी हैव 2100 और जो है वो इफेक्टिव डेप्थ हमारे पास 875 थी। तो ये वैल्यू हमारे पास जो रेशो आ रहा है वो 0.26 रेशो आ रहा है, जो कि 0.15 से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद हम शेयर का चेक अप्लाई करते हैं कि टोटल जो लोड था 5000 किलो न्यूटन का, उसको हमने हाफ कंसीडर किया 2500 किलो न्यूटन, एंड टू अलो फॉर शेयर एनहांसमेंट दिस में बी रिड्यूस टू कि ओवरऑल जो शेयर है या शेयर फोर्स जो टोटल वैल्यू जनरेट हो रही है वो 2500 इंटू AV ओवर 2 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ। 2500 हमारे पास हाफ ऑफ द लोड था, AV जो 290 मिलीमीटर आया। 290 मिलीमीटर कहाँ से था, ये बेसिकली आपके कॉलम के एज से लेके पाइल के एज तक का डिस्टेंस है। उसके बाद हम 1/5 ऑफ द पाइल डिस्टेंस जो है वो हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं। अगर आप डिस्टेंसेस 1350 मिलीमीटर जो है सेंटर ऑफ पाइल टू सेंटर ऑफ पाइल तक कंसीडर करते हो, तो उसमें से डाया ऑफ पाइल दोनों तरफ से आप निकाल दो, यानी 1350 माइनस 450 यानी हाफ ऑफ द डाया एक तरफ से पाइल का, हाफ डाया दूसरी तरफ से पाइल का। तो ये टोटल आपका 1350 में से अगर आप 450 माइनस कर दो तो पीछे बच जाता है 900 मिलीमीटर्स। 900 में से कॉलम की जो ओवरऑल विड्थ है 500 वो निकाल दो तो पीछे बच गया 400 में से हाफ जो 200 है वो एक साइड पे आ जाएगा, 200 दूसरी साइड पे आ जाएगा, तो 200 वहां से आ गया। प्लस अब हम 1/5 ऑफ द पाइल यानी 450 का पांचवा हिस्सा आपके पास 90 आ जाएगा, तो 200 प्लस 90 विल बी इक्वल्स टू 290 मिलीमीटर्स। तो AV हमारे पास आ गया 290 मिलीमीटर्स डिवाइड बाय 2 टाइम्स इनटू इफेक्टिव डेप्थ 875 मिलीमीटर्स, एंड वी गॉट इफेक्टिव शियर फोर्स इज इक्वल्स टू 414 किलो न्यूटन। उसके बाद हम शेयर की इंटेंसिटी कंक्रीट के हवाले से चेक करते हैं 0.112 इंटू K इंटू 1000 रो FCK होल पावर 1/3, जो कि ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 0.035 इंटू K पावर 1.5 इंटू FCK पावर 0.5। सो K जो है बेसिकली वो पैरामीटर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं 1 + 200/D अंडर रूट में 200/D हमने जब रखा तो हमारे पास टोटल जो K की वैल्यू आई वो 1.49 आ गई, जो कि 0.2 से कम होनी चाहिए हमेशा। और रेनफोर्समेंट रेशो जो है वो हम नॉर्मल स्टील के केस में हम 0.0026 रखते हैं। तो कंक्रीट के जो फार्मूला है 0.12 इंटू 100 इंटू रो इंटू FCK, इस वैल्यू के अंदर K और रो की जो रेशोज और स्टील की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसके अंदर पुट करते हैं। उसके बाद सब वैल्यूज को हमने कंक्रीट के फार्मूले के अंदर पुट किया 0.12 इंटू K की वैल्यू 1.49 इंटू 100 इंटू रो 0.0026 इंटू FCK वी हैव 30 कंक्रीट कंपैरेटिव स्ट्रेंथ। टोटल हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.35 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको चेक करते हैं अदर फैक्टर्स के साथ तो वहां से वैल्यू 0.35 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आ गई, यानी कि हमारा सेक्शन जो है वो सेफ है। और कंक्रीट की जो शेयर रेजिस्टेंस है टोटल वो हमारे हो जाती है VRD इंटू B इंटू D। VRD हमारे पास 0.35 था इंटू 2100 जो कि आपके पास ओवरऑल ब्रेथ है जो पाइल कैप की, और इफेक्टिव डेप्थ 875 मिलीमीटर है इंटू 10⁻³ इज द कन्वर्जन। तो हमारे पास किलो न्यूटन के अंदर टोटल जो वैल्यू आई, टोटल शेयर की जो वैल्यू आई मैक्सिमम वो 643 किलो न्यूटन आई, जो कि इफेक्टिव शेयर की वैल्यू 414 से ज़्यादा है। उसके बाद हम पंचिंग शेयर या कॉलम के अंदर जो पंचिंग शेयर है उसको चेक करते हैं। मैक्सिमम शेयर रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 0.5 म्यू इंटू D
0.61 minus FCK over 250 into FCK over 1.5. Mu is the perimeter of column basically, और 0.5 इंटू पेरीमीटर 4 साइड्स हैं 500 मिलीमीटर की हमने ऐड कर दी, या 4 इंटू 500 इंटू डी हमारे पास 875 मिलीमीटर है, इंटू 0.61 माइनस एफ सी के वी हैव 30 ओवर 250 इंटू 30 ओवर 1.5 इंटू 10⁻³ और पंचिंग शीयर जो है वो हमारे पास आ गया 9240 किलो न्यूटन, जो कि ज़्यादा है। टोटल जो इफेक्टिव लोड है 5000 किलो न्यूटन का, उससे ज़्यादा होना भी चाहिए। यानी जो हमने सेक्शन प्रोवाइड किया था उसके ऊपर जो लोड है कॉलम के ज़रिए से वो 5000 न्यूटन का है, और जो हमने प्लेट प्रोवाइड की है उसकी ओवरऑल शेयर रेजिस्टेंस 9000 है, ऑलमोस्ट डबल है। तो उस केस को हम सेफ कंसीडर करते हैं, और यहाँ पे जो है वो रीइंफोर्समेंट अरेंजमेंट है। सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कॉलम है और नीचे जो है वो आपकी पाइल के फिटिंग प्रोवाइडेड है, जिसके अंदर आपने 15 इंटू H20 यानी कि 20 मिलीमीटर की जो है वो आपने 15 बार्स प्रोवाइड किए 140 मिलीमीटर्स के ऊपर। इसी तरह से जो है वो 16 नंबर की बार्स जो हैं वो आपने प्रोवाइड की हैं एज अ हॉरिजॉन्टल लिंक्स, और 9 इंटू H20 9 बार्स जो हैं वो हमने एज अ कॉलम के सपोर्ट में या एज अ मेन इन्फोर्समेंट्स भी प्रोवाइड की हैं। उसके बाद जो है वो कॉलम स्टार्टर्स वगैरह हम देके कॉलम को फिल करते हैं। तो ये हमारे पास जनरली जो है वो पाइल कैप का डिज़ाइन था, और हमने तमाम जो फुटिंग्स हैं उस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करते हैं। That's all for today. Thank you very much.